हेलो एवरीवन, आई होप आप सब हेल्दी हैं और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं। इस वीडियो में बेटा हम पीरियोडिक सीरीज़ जो प्लेलिस्ट है उसी में आगे बढ़ते हुए आज डिस्कस करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसको अच्छे से समझेंगे, इसके जनरल ट्रेंड्स, एक्सेप्शंस, ये सब मैं कवर करूँगी। ठीक है, सो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं। देखो, आयनाइजेशन एंथैल्पी या इसको आयनाइजेशन एनर्जी भी बोल देते हैं और शॉर्ट में IE लिखा जाता है। बेसिकली क्या है, जितने भी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं ना पीरियोडिक टेबल में, उनकी हम ये मेजर करते हैं कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी क्या है। ठीक है, एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, उसका कैटायन बन जाता है, राइट। और ये चीज़ ज़रूरी होती है रिएक्शंस वगैरह करने के लिए। तो उसी टेंडेंसी को मेजर करने की एक क्वांटिटेटिव वे है हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी। होता क्या है, जैसे कि ये कोई एटम, ठीक है, इस एटम में ये जो बाहर वाला वैलेंस शेल है, इसमें ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ही हम क्या कंसीडर करेंगे, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसका रिमूवल। जब ये एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो सबसे पहले इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, है ना, और ऐसा करने पे वो एटम से कैटायन बन जाएगा। इसी प्रोसेस में बेटा कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अब एनर्जी रिक्वायर्ड क्यों होती है, ये वर्ड यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड क्यों होती है उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और इस एंथैल्पी को भी, वर्ड को भी समझेंगे। देखो है क्या बेटा कि जैसे ये जो बेटा इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, ऑपोजिट चार्जेस है, न्यूक्लियस सभी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। उसी प्रकार वैलेंस इलेक्ट्रॉन को भी, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को भी न्यूक्लियस अपनी तरफ ऐसे खींच रहा है अट्रैक्शन से। तो अगर हमें इस इलेक्ट्रॉन को, इस न्यूक्लियर अट्रैक्शन को ओवरकम करके ही रिमूव करना पड़ेगा ना एटम में से। अगर मैं चाहती हूँ इस इलेक्ट्रॉन को, मुझे ऐसे खींच के बाहर निकालना पड़ेगा इसको। ठीक है, इस न्यूक्लियर अट्रैक्शन को ओवरकम करते हुए ही इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, और इस चीज को ऐसे भी डिपिक्ट किया जाता है जैसे एटम के वेरियस एनर्जी लेवल्स हैं, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, ये थर्ड लेवल के अंदर है। सो इस केस में जो वैलेंस शेल है ये थर्ड शेल है, n=3 है, n=3। तो इसको ऐसे भी कंसिडर किया जाता है कि हम एटम के n=3 वाले शेल में से इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं, तो उसको ऐसे बोला जाता है वी आर टेकिंग इट फ्रॉम n=3 टू n=infinity। कि ऐसे माना जाता है ना, किसी भी एटम में एग्जिस्ट तो इनफाइनाइट एनर्जी लेवल्स करते हैं, तो जो लास्ट वाला है n=infinity, वहां तक लेके जा रहे हैं हम इसको, फ्रॉम दिस n=3 टू n=infinity। तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। क्यों रिक्वायर्ड होती है समझे, क्योंकि ये न्यूक्लियस जो है इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, उस अट्रैक्शन को हमें ओवरकम करते हुए उसको बाहर निकालना पड़ेगा। सो उस प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, और इसको ऐसे भी बोला जा सकता है। अब ये एंथैल्पी वर्ड समझाती हूँ आपको। बेसिकली एग्जांपल लो, समझो इसको, और कुछ यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज भी होती हैं। IE की डेफिनेशन में आप पढ़ते हो ना, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक समझ आया, फ्रॉम एन आइसोलेटेड न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। तो ये टर्मिनोलॉजीज का क्या मतलब है मैं समझाती हूँ। देखो, फॉर आपके पास कोई भी एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल आपका एलिमेंट है सोडियम। तो सोडियम जो होता है वो मेटल होता है, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो मेरे पास अगर एक पीस है सोडियम मेटल का लाइक दिस, उसके अंदर बहुत सारे क्या है, सोडियम के एटम्स हैं, सोडियम के एटम्स हैं, Na एटम्स है ना। और ये जो मैंने बेटा ड्रॉ किया, ये मैंने एक सोडियम का एटम ही ड्रॉ किया है। ठीक है, ये पहले शेल में 2, फिर 8 और फिर लास्ट थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ये मैंने सोडियम ही ड्रॉ किया है। ठीक है, बट बात यह है कि जब मेरे पास सोडियम मेटल है वो सॉलिड फॉर्म में है और उसके अंदर बहुत सारे सोडियम के एटम्स हैं। यहां से बेटा सिर्फ एक सिंगल एटम को अगर निकाल के अलग कर लिया जाए तो वहां वर्ड आता है, क्या वर्ड आता है वहां पे, वहां वर्ड आता है आइसोलेटेड ना, आइसोलेट करना, किसी चीज को अलग करना। सो एक सिंगल एटम को आइसोलेट कर लेना, तो आइसोलेटेड हो गया। फिर होता है गैसियस एटम। गैसियस मतलब कि देखो, अब अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना।
सोडियम सॉलिड फॉर्म में करता है, तो यहाँ पे ये सॉलिड फॉर्म में एटम, लेकिन उसको अलग करके कन्वर्ट कर दिया इनटू द गैसियस स्टेट, यानी हम Na गैस की बात कर रहे हैं। सो किसी भी एटम की आपको गैसियस स्टेट में बात करनी है तो दैट इज द मीनिंग ऑफ आइसोलेटेड गैसियस बेटा एटम। तो ये क्या है, आइसोलेटेड गैसियस एटम, मतलब एक एटम उस एलिमेंट का अलग कर लिया और उसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो जब आपके पास ये चीज आ गई, यहां से आगे अब क्या है, इस एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं तो वो कैटायन में कन्वर्ट होगा। तो अगर मैं इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं तो इक्वेशन की फॉर्म में आप कैसे डिपिक्ट कर सकते हो कि जो Na है वो Na प्लस बन जाएगा और स्टेट क्या उसकी गैसियस, और साथ ही साथ प्लस क्या रिलीज होगा यहाँ पे, ये रिलीज होगा जो बाहर निकला है, द इलेक्ट्रॉन लाइक दिस। सो इक्वेशन की फॉर्म में आप इस प्रोसेस को, आयनाइजेशन के इस प्रोसेस को ऐसे लिख सकते हो। एग्जाम्पल जैसे सोडियम, ये है आपका न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। न्यूट्रल तो आपको पता ही न्यूट्रल होता है एटम, है ना, चार्ज होता नहीं उस पर। तो ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज आती है ना IE की डेफिनेशन में, उसका ये मीनिंग है। तो आपने किसी भी एलिमेंट का एक एटम अलग कर दिया, उसको गैसियस स्टेट में कंसिडर किया, उसमें से बेटा अगर आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो तो उस प्रोसेस में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, क्यों रिक्वायर्ड होती है हमने समझा, अट्रैक्शंस को ओवरकम करने के लिए, उसी को आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। अब इसको एंथैल्पी क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि देखो ये जो बेटा हमने एक इक्वेशन लिखी है, एक रिएक्शन के जैसी एक इक्वेशन लिख दी है यहाँ पे, हर रिएक्शन की तरह या हर ऐसे प्रोसेस की तरह इसके लिए भी एंथैल्पी चेंज यानी कि डेल्टा H डिफाइन किया जा सकता है। आप इस प्रोसेस के लिए डेल्टा H डिफाइन कर सकते हो, यानी डेल्टा H यानी एंथैल्पी चेंज, जिस पे मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको इसको अच्छे से समझना है आप इस लिंक पे क्लिक करके समझ सकते हो, ठीक है। सो एंथैल्पी चेंज मतलब इस प्रोसेस में आपको पता है इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो यहाँ पे ये जो एंथैल्पी चेंज, इस प्रोसेस के साथ कुछ ना कुछ एंथैल्पी चेंज एसोसिएटेड होगा। तो वो क्या होगा बेटा, पॉजिटिव। एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव होगा क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड है। और ऐसे ही प्रोसेसेस को बेटा हम बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस। सो इस प्रक्रिया को करने के लिए किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को अगर आपको रिमूव करना है, उसकी आयनाइजेशन करवानी है, इस टाइप का प्रोसेस करना है, जैसे सोडियम से सोडियम आयन बनाना है फॉर एग्जांपल, तो आपको हमेशा एनर्जी रिक्वायर्ड है। उस रिएक्शन या उस प्रोसेस के साथ जो एंथैल्पी चेंज एसोसिएटेड है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी एंडोथर्मिक नेचर का ये प्रोसेस होता है। इसी एंथैल्पी चेंज को बेटा बोला जाता है डेल्टा IH यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी जिसको आप ऐसे लिखते हो IE, ठीक है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ एंथैल्पी चेंज हियर, ठीक है। ओके, फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं ना, तो जैसे अभी सोडियम का हमने एग्जांपल लिया है, तो इसके लिए इस डेल्टा IH की जो वैल्यू होती है, यानी सोडियम की अगर मैं बात करूं आयनाइजेशन एंथैल्पी, इफ आई टॉक ऑफ IE ऑफ सोडियम बेटा, तो इसकी वैल्यू होती है 496 किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल बेटा डेल्टा H के यूनिट्स होते हैं और मैंने उसी वीडियो में ये समझाए भी हुए हैं, ठीक है। अब ये वैल्यू देखो 496 पॉजिटिव है ना, दिस इज अ पॉजिटिव वैल्यू। सो वही मैं बोल रही थी। इसका मीनिंग ये है कि एक सोडियम एटम को अगर हम ऐसे अलग कर लें और उसको गैसियस स्टेट में कंसीडर करें, यहाँ से उसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए Na से Na प्लस गैसियस, यानी इस एटम में से इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, यानी इस इलेक्ट्रॉन को बेटा n=3 से n=∞ तक लेके जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, जो एनर्जी चाहिए सप्लाई करनी पड़ेगी, दैट इज दिस मच 496 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि 496 किलो जूल पर मोल, ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए भाई यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की सोडियम एटम में से। बट मैं आपको बता दूं कि बेटा ये जो वैल्यूज है ना, ये फिर भी छोटी हैं। इससे भी बड़ी वैल्यूज की मैं आपको फीलिंग देती हूँ एक बार, वहां से आपको समझ आएगा। जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला,
क्या बोला कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है ना वो हमारे पास एक ऐसा टूल है, एक ऐसा मेजर है, किस चीज को मेजर करने के लिए कि किसी भी एलिमेंट की टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन कितनी है। ठीक है, तो ये आप नोट भी कर लो। इट इज अ मेजर ऑफ, IE क्या है, इट इज अ मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एनी एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन। किसी एलिमेंट की टेंडेंसी मेजर की जा रही है यहाँ पे टू लूज इलेक्ट्रॉन। जितनी आसानी से बेटा कोई एटम, कोई एलिमेंट अपने से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, जितनी आसानी से वो इसको लूज करेगा उतनी कम एनर्जी हमें चाहिए होगी, है ना। जैसे देखो कई बच्चे होते हैं वो बहुत इजीली अपने आप ही पढ़ लेते हैं, पेरेंट्स को उनके ऊपर फोर्स नहीं लगाना पड़ता, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ती है ना। सो ऐसे ही हमारे पास पीरियोडिक टेबल में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं, खुद ही पढ़ना चाहते हैं वो बच्चे, है ना। तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं, हमें बाहर से कोई ज्यादा एनर्जी इन पे रिक्वायर्ड नहीं होती, लगानी नहीं पड़ती। सो इनकी जो IE वैल्यूज होती हैं वो कम होती है, यानी इनकी जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की वो ज्यादा होती है। पूरी तरह से समझ रहे हो। ऐसे ही बेटा दूसरी तरफ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं अपने पीरियोडिक टेबल में जो बहुत जिद्दी हैं, वो इस इलेक्ट्रॉन को ना पकड़ के रखते हैं, वो छोड़ना ही नहीं चाहते, इसको लूज ही नहीं करना चाहते। तो वहां क्या होता है कि उनमें से ना जबरदस्ती इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना पड़ता है, बहुत सारी एनर्जी डाल के, सप्लाई करके। ठीक है, सो वहां जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा होती है, यानी कि जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की एलिमेंट्स की जिनकी टेंडेंसी बहुत कम है ना, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन लूजिंग इलेक्ट्रॉन, वहां पे जो आयनाइजेशन एनर्जी है, रिक्वायरमेंट आयनाइजेशन एंथैल्पी, वो उनकी क्या होती है, हाई होती है। तो इसी का अगर मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूं ना, तो बेस्ट एग्जांपल आप यहीं से कंपेयर कर लो। जैसे आप पीरियोडिक टेबल में पीरियड 3 में चल रहे हो, क्योंकि सोडियम पीरियड 3 में होता है ना। तो सबसे पहला, ये पीरियड अगर 3 है, ये पीरियड 3 चल रहा है यहाँ से यहाँ, तो सबसे पहला एलिमेंट उसमें बेटा सोडियम होता है। ठीक है, और ऐसे चलते 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 आप जो लास्ट एलिमेंट पे पहुंचोगे पीरियड 3 में, ऐसे यहाँ पर वो आपका एलिमेंट कौन होएगा, आर्गन। ठीक है जी, तो ये ही आपका बेस्ट एग्जांपल भी है इस चीज। कैसे, देखो यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे आर्गन, है ना। तो इसकी वैल्यू मैंने आपको क्या बताई, आयनाइजेशन एनर्जी की मैंने आपको इसकी वैल्यू बताई 496 किलो जूल पर मोल। अब आर्गन की बताऊं कितनी होती है, 1521 किलो जूल पर मोल। अब देखो 496 से 1521 हो गई, जैसे हम यहाँ से यहाँ गए। सो ये जो वैल्यू है छोटे से कितनी बड़ी हो गई, ये वैल्यू इस तरफ क्या करिए, इंक्रीज। और ऐसे जो जनरल ट्रेंड्स होते हैं IE में पीरियड के और ग्रुप के अक्रॉस, वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, बट अभी आप फील समझो, मीनिंग समझो कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है, ये जो छोटी वैल्यू है इसकी सोडियम की और ये जो बड़ी वैल्यू आर्गन की, ये इनकी टेंडेंसी बता रहा है बेटा। ये छोटी वैल्यू IE की बता रहा है कि सोडियम की जो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन है वो काफी हाई है, यानी वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है ना, वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये समझ में आ रहा है। और आर्गन जो है उसमें से इलेक्ट्रॉन लूज करना बेटा बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट टू लूज इलेक्ट्रॉन, डिफिकल्ट टू लूज। यहाँ पे इजी टू लूज इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे डिफिकल्ट टू लूज इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों है? और पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ सोडियम और आर्गन के लिए नहीं है, इन जनरल पूरे पीरियोडिक टेबल में आप किसी भी पीरियड में देख लो तो जो अल्कली मेटल्स होते हैं, सोडियम कौन है बेटा, सोडियम कौन है, एक अल्कली मेटल है। सो जितने भी एल्कली मेटल्स होते हैं, एल्कली मेटल्स होते हैं, उन सब की आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो क्या होती है, लोएस्ट होती है। एल्कली मेटल्स, यू कैन नोट दिस, हैव लोएस्ट IE वैल्यूज। एल्कली मेटल्स की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज हैं वो सबसे कम होती हैं पीरियोडिक टेबल में, और सबसे हाईएस्ट IE वैल्यूज किसकी होती हैं, ये होती है, जैसे आर्गन क्या है, एक नोबल गैस है, तो सभी नोबल गैसेस की IE वैल्यूज जो हैं वो हाईएस्ट होती हैं। सो दिस इज अल्कली मेटल्स आई एम सेइंग वर्सेस नोबल गैसेस।
ठीक है, तो यहां से आपको वो टेंडेंसी वाली फीलिंग समझ आई। एल्कली मेटल्स जितने हैं उन सबकी IE की वैल्यूज कम है, उनकी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। हेंस आप देखो वो जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और उससे तो वो केमिकल रिएक्शन में एंटर करेंगे, सो उनकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा है और उनके अंदर वो इनको मेटल्स बोलते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर। मेटल्स वही होते हैं जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करें। सो ये सब चीजें आपस में रिलेटेड है। लेकिन वहीं दूसरी ओर, दूसरी तरफ जो नोबल गैसेस होते हैं उनकी IE बहुत ज्यादा है, उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और उनकी हेंस रिएक्टिविटी भी कम है, बहुत कम है। ठीक है, पूरी पीरियोडिक टेबल। ऐसा क्यों है? देखो हर चीज का लॉजिक है, हर चीज का लॉजिक है। ऐसा इसलिए है, इट्स ऑल बेस्ड ऑन बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसके थ्रू समझो इसको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या समझो? जैसे देखो ये आर्गन है बेटा, ये मैंने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाई हुई है ये सोडियम की है ना। ऐसे ही सभी अल्कली मेटल्स में क्या होता है, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है, मान लो यहां से हट गया, तो पीछे क्या कॉन्फ़िगरेशन बची? 2 और 8 क्या बची? 2,8। ये क्या होती है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा Na+ की है। ये सोडियम आयन जो बन गया ना Na+, उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2,8। दिस इज अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जिसको लास्ट में क्योंकि ऑक्टेट आ गया ना, 8 आ गया ये ऑक्टेट, तो इट इज अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। क्लोज्ड शेल कॉन्फ़िगरेशन भी इसको बोलते हैं। यहां आके अब ये Na+ जो बन गया है वो स्टेबल हो गया इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और ये जो 2,8 वाली कॉन्फ़िगरेशन है ना Na+ की बेटा, ये बेसिकली नोबल गैस नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन जैसी है। नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन भी यही होती है। इसका बेटा Z10 होता है ना, तो 2,8 इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। सो नोबल गैस नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ली है सोडियम ने जब वो सोडियम प्लस बन गया। तो इसीलिए इसी वजह से ना सिर्फ सोडियम बल्कि हर अल्कली मेटल चाहता है कि वो अपना ये वैलेंस, एक जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको छोड़ दे, उसको इजीली रिमूव कर दे, क्योंकि जो पीछे बच जाती है कॉन्फ़िगरेशन वो हमेशा उसकी नोबल गैस के जैसी होती है, किसी नोबल गैस के जैसे, जैसे सोडियम के केस में नियॉन के जैसे, तो वो होती है स्टेबल। इसलिए वो वैसा बनना चाहता है। उसकी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन है हर अल्कली मेटल की, और IE की वैल्यू कम होती है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी तरफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस तो बेटा अब आर्गन पकड़ लो अगर, है ना, तो यहीं पर बेटा आर्गन थर्ड पीरियड का, उसके अंदर भी 3 शेल हैं। यहीं पर क्या होता है, आर्गन में 18 उसका एटॉमिक नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जो लास्ट उसका वैलेंस शेल है ना उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बेसिकली आर्गन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कितनी होती है? 288 288। ठीक है जी, ऐसे उसके 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये अगेन ऑक्टेट है, कंप्लीट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। हर नोबल गैस की ऐसे ही क्या होती है, हीलियम में डुप्लेट, बाकी सब में ऑक्टेट, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। बस वही मैं कह रही हूँ कि हर नोबल गैस की स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इस वजह से उसकी रिएक्टिविटी नहीं, उसकी वो हर, देखो पीरियोडिक टेबल का हर दूसरा एलिमेंट तो नोबल गैस के जैसा बनना चाहता है, वैसी कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहता है, ऑक्टेट वगैरह। तो फिर नोबल गैस के पास तो ऑलरेडी ऑक्टेट है, तो वो उसको लूज थोड़ा ना करेगी। अब सोचो, अब अगर मैं इस आर्गन, ये मैंने अब क्या बना दिया, मैंने बेटा आर्गन बना दिया, ये आर्गन का आइटम है। ठीक है, 2 8 और 8 इलेक्ट्रॉन्स आर्गन। अब आर्गन ऑलरेडी स्टेबल है, उसके पास ये 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। अब उसमें से अगर हम एक रिमूव करें धक्का मुक्की करके, पीछे 7 बचेंगे, कुछ ऐसी कॉन्फ़िगरेशन बच जाएगी आर्गन प्लस आयन की 287। तो वो स्टेबल से अनस्टेबल थोड़ी ना होना चाहेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। जो चीज अनस्टेबल है वो स्टेबल होना चाहिए, नोबल गैस के जैसा बनना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो ऑलरेडी स्टेबल है यानी नोबल गैस, वो अनस्टेबल थोड़ा ना होना चाहिए। इसीलिए उसकी जो टेंडेंसी है लूज इलेक्ट्रॉन की बिल्कुल नहीं है, और IE वैल्यूज जो होती हैं वो नोबल गैसेस की बेटा हाईएस्ट होती हैं पीरियोडिक टेबल में। तो आप समझे कि ये IE किस चीज का मेजर है ना, और इसका मीनिंग, इसकी डेफिनेशन क्या है। अब मैं आपको बताती हूँ
सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज के बारे में। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज जो होती है ना, इनको जैसे मतलब कि ऐसे आप पढ़ते हो IE1, IE2, IE3, IE यानी कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये क्या इंडिकेट करते हैं, प्लस इनके बारे में मैं डिटेल में आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं अपना जो एलिमेंट हमने एग्जाम्पल लिया है, हमने लिया एल्यूमिनियम। तो अगर मेरे पास बेटा एल्यूमिनियम का एक एटम है दैट इज Al, इसका आप बताओ जो आप कॉमनली आयन देखते हो एल्यूमिनियम का अलग अलग कंपाउंड्स में, वो कौन सा होता है? इसका आयन होता है Al+3। ये होता है Al+3, ये होता है एल्यूमिनियम आयन, आप जो कॉमन देखते हो। तो एल्यूमिनियम के एटम से बेटा एल्यूमिनियम के इस आयन तक पहुंचने के लिए मुझे एल्यूमिनियम के एटम में से ये 3+ चार्ज क्या इंडिकेट कर रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं, है ना, एटम में से। तो इस एटम में से मुझे 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पड़ेंगे, तब वो एल्यूमिनियम आयन बनेगा। सो मैं इसे प्रोसेस इस इक्वेशन इसको ऐसे रिपीट कर सकती हूँ, Al से Al+3 जब जाएगा तो यहाँ पे साथ के साथ 3 इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। तो अब आप इसको ऐसे समझो कि ये जो प्रोसेस है ना, ये एक झटके में या एक ही स्टेप में नहीं हुआ है। ये तीनों इलेक्ट्रॉन एक साथ ही एल्यूमिनियम के एटम में से रिमूव नहीं हुए हैं। मेरे कहने का मतलब है, पिक्टोरिकली समझो, यहाँ पर मैंने ये एल्यूमिनियम का ही एटम बनाया हुआ है, ठीक है ना। एल्यूमिनियम में क्या होता है, 13 प्रोटॉन और 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर 13 प्रोटॉन है। फिर ये फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 8 और ये 3, तीसरा शेल यानी जो उसका वैलेंस शेल है एल्यूमिनियम एटम को, उसमें 1, 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। कुल मिला के टोटल 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये जो बेटा वैलेंस शेल के इसके ये 3 इलेक्ट्रॉन है ना एल्यूमिनियम एटम के, ये तीनों रिमूव हुए हैं यहाँ पर, तब जाके उसका Al+3 आयन बना है, ठीक है। और वो बनना चाह रहा है, क्यों? क्योंकि आप फिर से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से समझो बेटा, जब ये 3 रिमूव हो जाएंगे तो पीछे क्या बचेगा? जो पीछे बच जाएगा दैट विल बी 2 and 8, 2 and 8, दैट इज अगेन अ स्टेबल नोबल गैस कन्फिगरेशन। ये होती है एल्यूमिनियम आयन की। तो इसीलिए एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम आयन बनना चाहता है। देयर इज अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, मेटेलिक करेक्टर है इसका। तो इसकी बट इस प्रोसेस में कुछ IE चाहिए होगी, उसकी बात करते हैं। बट आप समझो पहले कि Al से Al+3 अगर बनेगा तो ये 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। अब इसको समझो कि ये जो तीनों इलेक्ट्रॉन है ना, एक ही झटके में ये साथ में ही नहीं निकले, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हुआ है, एक एक करके ये रिमूव हुए हैं। कैसे हुए हैं वो समझो, वहीं पे ये बात आती है इसकी सक्सेसिव वाली इसकी। देखो सपोज करो पहले एल्यूमिनियम, आपने पता है क्योंकि हम IE की बात करें, रिमूवल आयनाइजेशन गैसियस स्टेट में तो लेना होगा, है ना। सो ये आपका एक न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम है एल्यूमिनियम का, ठीक है। सो सपोज करो कि पहले इसमें से Al में से एक इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, तो उसका कौन सा आयन बनेगा? Al+1। तो यहां बन गया Al+1 आयन और यहां एक इलेक्ट्रॉन। अगले स्टेप में फिर नेक्स्ट स्टेप में इसमें से अब जो बच गया, ये मतलब पहला स्टेप हो गया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब क्या हुआ? अब ये Al+1 बन गया, ये Al+1 की कन्फिगरेशन है। तो अब Al+1 में से ये वैलेंस एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा, Al+ में से अब अगला इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो पीछे फिर क्या बन जाएगा? चार्ज एक से बढ़ जाएगा, है ना। तो अब जो आयन बन जाएगा दैट विल बी Al+2, ये आयन बन जाएगा और यहाँ पे अगेन एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। तो Al+1 में से अब ये इलेक्ट्रॉन निकल गया और ये बन गया Al+2, ठीक है। तो पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप। अब इस Al+2 में से ये जो बचा हुआ थर्ड, ये भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये भी अगर निकल जाएगा दैट इज Al+2 में से भी एक इलेक्ट्रॉन अगर ये निकल जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा रिक्वायर्ड Al+3, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इस प्रोसेस में भी। सो बजाय कि एक ही झटके में एक ही स्टेप में तीनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएं, मानो कि ये स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप।
और हर स्टेप में एक 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 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। बट अब ध्यान रखना ये कि किस में से निकल रहा है, वो स्पीशीज कौन सी है जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो पहले स्टेप में तो अपना एल्यूमिनियम का एटम ही था न्यूट्रल, दूसरे स्टेप में अब Al+ आयन में से निकला, ये बन गया, तो अब इसमें से निकलेगा। तीसरे अब फिर ये बन गया Al2+, तो तीसरे स्टेप में Al2+ में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। सो हर स्टेप में Al पे एक एक चार्ज इंक्रीज होता गया, एक एक इलेक्ट्रॉन निकला। सो ये जो आयनाइजेशन हुई है, आयन बना है एल्यूमिनियम का, ये एक स्टेप नहीं बल्कि 3 स्टेप्स में हुआ है। हर स्टेप में एक एक इलेक्ट्रॉन निकला, सिंपल, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो बेटा हर स्टेप के साथ, हर स्टेप में जब एक एक इलेक्ट्रॉन निकला और एक इलेक्ट्रॉन को आप जब रिमूव करते हो ना इस टाइप से, उसी के साथ जो एंथैल्पी चेंज एसोसिएट होता है इसी को तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं, है ना। सो मान लो ये जो पहला स्टेप था, यहाँ पर जो मतलब हर स्टेप का बेटा, हर स्टेप का अपना अपना क्या होएगा, एक ΔIH एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन हर स्टेप के साथ एसोसिएटेड होगी। ठीक है, इसकी भी जैसे मैं आपको वैल्यूज बता देती हूँ। ठीक है, आ जाएगा यहाँ पर। जैसे इसकी जो ΔH वैल्यू है दैट इज 578 किलो जूल पर मोल। इस प्रोसेस के दौरान Al+ से Al2+ जब निकला एक इलेक्ट्रॉन, इस प्रोसेस की भी अपना एक एंथैल्पी चेंज है। इसकी वैल्यू 1817 किलो जूल पर मोल। फिर ये थर्ड स्टेप में भी इस प्रोसेस के साथ जो एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व है उसकी वैल्यू है 2745 किलो जूल पर मोल। सो समझ पा रहे हो, फील आ रही है। देयर इज एन एंथैल्पी चेंज, एनर्जी रिक्वायर्ड, पॉजिटिव वैल्यू, वो सब मैं समझा चुकी हूँ आपको, है ना। सो देयर इज एन एंथैल्पी चेंज एसोसिएटेड विद ईच स्टेप। तो वो उस हर स्टेप की क्या हुई, आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो इसी चीज को आप क्या लिख सकते हो, इसी चीज को आप लिख सकते हो ΔH को, इस ΔH को आप बोल सकते हो एज IE1। ठीक है, पहला 1 मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन, जब पहला इलेक्ट्रॉन निकला उस एलिमेंट का। ठीक है, फिर इसको बोल सकते हो IE2, मतलब कि 2 मतलब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये पहला इलेक्ट्रॉन निकला, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला, द सेकेंड स्टेप। और ये IE3 जब ये थर्ड इलेक्ट्रॉन निकला। So these are called successive ionization enthalpies. Successive का क्या मतलब होता है, एक के बाद एक, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, है ना। सो वही चीज है, एक के बाद एक जब इलेक्ट्रॉन निकलता है किसी एलिमेंट में से, तो हर स्टेप में एक एक इलेक्ट्रॉन जब निकल रहा है, उस प्रोसेस के साथ एसोसिएटेड एंथैल्पी चेंज जो है, उस स्टेप की आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसे बोलते हैं IE1, फिर IE2, 3। तो दे आर कॉल्ड सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज। ठीक है, और ये मैंने उनकी वैल्यूज लिख दी हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इन वैल्यूज में और भी एक चीज समझने वाली है, आप खुद समझो, यूनिट हटा रही हूं। ठीक है, वैल्यू देखो, आप देखो ये वैल्यू क्या कर रही है। जैसे हम IE1 से IE2 पे जा रहे हैं, IE2 से IE3 पे जा रहे हैं, बेटा ये वैल्यू इंक्रीज कर रही है ना। 578 से 1817 पे 2745, इट इज इंक्रीजिंग। मतलब IE3 इज ग्रेटर देन IE2 इज ग्रेटर देन IE1, ये चीज है ना। और ये एक जनरल बात है। ठीक है, हमेशा जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज होती हैं वो इंक्रीज ही करती हैं। ठीक है, मान लो किसी एलिमेंट के केस में IE4 तक जा रहा है, तो वहां पे क्या होएगा, IE4 विल बी ग्रेटर देन IE3, ग्रेटर देन IE2, ग्रेटर देन IE1। ठीक है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज हमेशा इंक्रीज करती है। तो ये वैल्यूज इंक्रीज क्यों कर रही हैं और ऐसा ऑर्डर क्यों फॉलो होता है, वो समझाती हूं आपको। आप समझो, जैसे यहीं से समझो बेटा, जब स्टार्ट में आपके पास एल्यूमिनियम का एटम था, उसके अंदर 13 प्रोटॉन और 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो ये मैं उसके वापस से इलेक्ट्रॉन पूरे कर रही हूं।
तो इस केस में क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का बैलेंस होता है। ऐसे ही हर एक एटम में होता है। जब वो न्यूट्रल है तब उसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नंबर हमेशा बैलेंस होता है। तो अब क्या है कि ये 13 प्रोटॉन्स, ये न्यूक्लियस के अंदर 13 प्रोटॉन्स हैं और वो इन 13 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं। देयर इज एन अट्रैक्शन। अब जब बेटा इससे आपका आयन बन गया से Al+, तब क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन लूज हुआ था। अब ये बैलेंस बिगड़ेगा। न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन्स का नंबर 13 ही है अभी भी, बट बाहर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 1 से कम हो गया, अब 12 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या हो रहा है कि 13 प्रोटॉन्स 12 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं। पहले 13 प्रोटॉन्स 13 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे थे, अब 13 प्रोटॉन्स 12 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं। तो अब न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है ना वो बढ़ जाता है, जिसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। और ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में अच्छे से समझा चुकी हूँ। लिंक मैं यहाँ लगा रही हूँ, उस वीडियो में जाकर सीधा टाइम स्टैम्प से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज समझ लेना। वहां पर बहुत अच्छे से मैंने आपको ये समझाया है कि कैसे जब किसी भी एटम से कैटायन बनता है इलेक्ट्रॉन लूज करके, तो उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। उसी वजह से कैटायन का जो साइज होता है वो एटम से कम होता है। जैसे ही मतलब देखो, जैसे एल्यूमिनियम एटम से एल्यूमिनियम आयन बना, साइज कंट्रैक्ट करेगा। और बेटा वैसे उसी बेसिस पे जब Al+ से Al2+ बनेगा तो साइज और कॉन्ट्रैक्ट करेगा, Al3+ बनेगा, साइज और कॉन्ट्रैक्ट करेगा स्पीशीज की। दिस इज ऑल ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। वो बढ़ता चला जा रहा है बेसिकली, इधर से इधर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, यानी प्रोटॉन का नंबर सेम पर इलेक्ट्रॉन्स का कम हो रहा है। सो पावर बढ़ रही है अट्रैक्शन की न्यूक्लियस की। समझ लेना उस वीडियो से अगर डिटेल में समझना है तो। उसी बेसिस पे क्या होता है कि अब आप खुद सोचो, ये 1 2 3 और यहां 1 2 3, ये बड़ी स्पीशीज है, ठीक है, एल्यूमिनियम एटम की सपोज। और यहां से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, ये न्यूक्लियस से दूर है, ये आसान होगा, ठीक है, यहाँ पे अट्रैक्शन जो वो कम है। लेकिन अब एक छोटी स्पीशीज बन गई है, सपोज ये Al+, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के पास है, ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल है। सो यहाँ पे जो आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी IE2 वो बड़ी है, जबकि यहाँ पे वैल्यू छोटी। तो यही रीजन है सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज जो वो हमेशा इंक्रीज करेंगी, क्योंकि जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन लूज होता चला जाएगा बेटा, स्पीशी पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ रहा है, उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, उसका साइज भी छोटा हो रहा है, ऐसे भी समझ सकते हो। तो उसमें से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाना अब मुश्किल है, क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रांगली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस है। सो वहां एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और सक्सेसिव आईज इंक्रीज करती है, ठीक है। सो दैट वाज वन थिंग। इसी में मैं अब आपको एक बहुत जरूरी बात बताने वाली हूं, जिसके बेस पे क्वेश्चंस आपको बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं। इतनी मतलब, और ये बहुत इंफॉर्मेटिव सी चीज है। क्या? इसी सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज में बेटा आपको मैं एल्यूमिनियम का ही बताती हूँ, ठीक है। अब ना सपोज करो, देखो हमें पता है ना, हमें पता है कि एल्यूमिनियम का जो आयन एग्जिस्ट करता है वो ये होता है Al+3 आयन, है ना। तो होता तो यही है कि एक एक करके 3 इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं और ये Al से Al+3 बन जाता है, और वहां पे जो है ना मामला रुक जाता है, थम जाता है आयनाइजेशन का। अब फर्दर और इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होते। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा था ना, जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए और Al+3 बन गया तो पीछे क्या बच गया, 2 और 8, 2,8 Al+3 की कॉन्फ़िगरेशन। ये अगेन किसके जैसी है, नियॉन जैसी, नोबल गैस जैसी स्टेबल ऑक्टेट। तो ये अब स्टेबल हो गया है कॉन्फ़िगरेशन के मामले में, और अब और इलेक्ट्रॉन ये लूज नहीं करना चाहता, नहीं करता यूजुअली, ठीक है। बट सपोज मान लो कि अब इस Al+3 में से भी, Al+3 मतलब यही बचा पीछे 2 और 8, ठीक है जी। अब इस Al+3 में से भी अगर इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की कोशिश की जाए, पहले क्या था ना, इसके ऐसे 3 शेल थे, अब 3rd शेल तो खाली हो गया।
अब ये जो सेकंड शेल है, यहां से इस 2 8 में से, इस 8 में से अगर एक इलेक्ट्रॉन हटाने की कोशिश की जाए तो उसका रिएक्शन कैसा होगा? उसका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा, Al+3 में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो चार्ज अब क्या बन जाएगा? 4+, है ना। सो Al4+ और एक इलेक्ट्रॉन। इस स्टेप को ध्यान से देखो, दैट इज अ फोर्थ स्टेप। एक फोर्थ इलेक्ट्रॉन अगर अब रिमूव हो रहा है तो Al+4 आयन बन रहा है, जो हमें पता है यूजुअली एग्जिस्ट नहीं करता, नहीं बनता है। सपोज करो धक्का मुक्की करके इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, है ना, तो इसके साथ भी कोई आयनाइजेशन एंथैल्पी एसोसिएटेड होगी कॉल्ड IE4, फोर्थ स्टेप, है ना। उसकी वैल्यू बेटा क्या होती है? उसकी वैल्यू होती है 11,580 किलो जूल पर मोल। इस वैल्यू को ध्यान से देखो, आप कंपेयर करो। ये बात तो ठीक है जो मैंने अभी आपको समझाई कि सक्सेसिव आईईज हमेशा इंक्रीज होती है ना। जैसे आप नीचे जा रहे हो तो Al+ से Al2+, Al3+, Al4+, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे आयन के ऊपर चार्ज बढ़ा उसका साइज कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल हो रहा है। सो IE वैल्यूज इंक्रीज करिए, उसी इन अकॉर्डेंस ट्रेंड में ये भी है ना। ये यहाँ से बढ़ रही है और यहाँ पे भी बढ़ ही रही। सो ऊपर से नीचे बेटा ये बढ़ ही रही है, उसमें कुछ अटपटा नहीं है। लेकिन तुम वैल्यू पे फोकस करो तो तुम देखोगे 578 से बढ़ के कितना हुआ? 1871। ठीक है, 1800 से बढ़ के 2700 के पास पहुंचा, यहां तक। अब तुम इसको नोटिस करो, यहां पे क्या हो रहा है? ये 2700 से बढ़ के कहां पहुंच रहा है? 11,580। अब डिफरेंस फाइंड करके देखो, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, तो यहां जो डिफरेंस है वो सबसे बड़ा आ रहा है। अचानक से लगभग 2700 की जो वैल्यू थी IE3 की, वो अब 11,580 बन गई। समझ पा रहे हो? 2700 से 11,000 बिग जंप है, सडन इंक्रीज है IE की वैल्यू में, सक्सेसिव IE की वैल्यूज में। ये हमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर, और इसी के बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो समझो कि यहां हम देख रहे हैं कि जो IE4 है वो मच 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 ग्रेटर है देन योर IE3, और उनमें बाकियों में तो सेम ही ट्रेंड था नॉर्मल वाला कि IE3 इज ग्रेटर देन IE2 इज ग्रेटर देन IE1। ये ठीक है यहां तक मामला, लेकिन यहां कुछ अजीब सा हो रहा है। IE4 इज मच मच ग्रेटर देन IE3। ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है सिंपल सी बात जो मैंने अभी समझाई थी कि इस प्रोसेस का होना, Al3+ में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके Al4+ फॉर्म करना बहुत ही डिफिकल्ट है। बिल्कुल टेंडेंसी नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल टेंडेंसी नहीं है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करने की। क्यों नहीं है? समझ पा रहे हो? क्योंकि अब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ चुकी है, अब वो स्टेबल बन चुका है Al3+, वो नहीं चाहता और इलेक्ट्रॉन लूज करना इस टेबल में से। ठीक है, तो वो चीज है। अब और एक चीज ध्यान से समझो, जो बेटा एल्यूमिनियम का एटम था तो ये बाहर वाला थर्ड शेल था और इसमें 1 2 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। एक एक करके वो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, लाइक दिस दिस दिस। ये तीनों इलेक्ट्रॉन बेटा आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। ध्यान देना मेरी बात को, वैलेंस शेल के थे, थर्ड शेल में। लेकिन एक बार ये तीनों खत्म हो गए, Al+3 बन गया, अब ये थर्ड शेल खाली हो गई है ना। अब हम पहुंच गए हैं सेकंड शेल में। देखो ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल। अब आप n=2 पे पहुंच गए। एल्यूमिनियम एटम के लिए n=3 उसकी वैलेंस शेल है और n=2 उसकी इनर शेल है। वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना आसान होता है, लेकिन इनर शेल में से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना आसान नहीं होता। ठीक है, इसी वजह से अब ये इनर शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, ऊपर से स्टेबल ऑक्टेट है, तो कितना डिफिकल्ट है, जबरदस्ती है।
जबरदस्ती का रिएक्शन है, ये नहीं होना चाहता, वही इंडिकेट कर रही है इतनी हाई वैल्यू आयनाइजेशन एनर्जी की। तो जब भी, अब ये नोट कर लो इस बात को, जब भी आपको सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज में एक सडन जंप दिखे, सडन इंक्रीज दिखे, जैसे यहां से यहां जाने में दिख रहा है, यहां तक धीरे धीरे आराम से मस्ती में बढ़ रही थी आयनाइजेशन एनर्जी, कोई दिक्कत परेशानी, यहां पर कितनी जल्दी, कितना सडन, कितना बड़ा जंप आया है ना, 2700 से 11,000। तो जब भी आपको क्या दिखे, नोट कर लो, सडन जंप इन सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो समझ जाना कि अब हम, ये नोट करो कि अब हम वैलेंस शेल से, यानी कि फ्रॉम वैलेंस शेल कहाँ आ गए हैं, अब हम वैलेंस शेल से, फ्रॉम वैलेंस शेल टू इनर शेल आ गए हैं, इनर शेल आ गए हैं। यानी दूसरी तरह से ये बोलो कि अब जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए हैं, ठीक है। ये इंडिकेट कर रहा है कि IE3, ये जो रिएक्शन हुआ है, ये जो प्रोसेस हुआ है, एल्यूमिनियम +3 बना है, उसके बाद वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए हैं। अब जब अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा लाइक दिस वन, इट विल बी फ्रॉम द इनर शेल। सो अब आप वैलेंस शेल से इनर शेल पे आ गए हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए हैं, ठीक है। और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। यही अगर आपको क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो आपको पता है कैसे क्वेश्चन आएगा, आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा, आपको ना कुछ नहीं बताया होगा एलिमेंट कौन है क्या है, आपको सक्सेसिव IE की वैल्यूज दी होंगी, आपको बोला होगा कि किसी एलिमेंट X के लिए, किसी एलिमेंट X के लिए उसकी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज आर एज फॉलोज। कैसे दी होंगी, ऐसे IE1, IE2, IE3, IE4, और जो मैंने यहां वैल्यूज लिखी थी ना, वही वैल्यूज आपको दी होंगी। क्या था, 578, 17 समथिंग, 2700 समथिंग, और फिर 11,580, ऐसा ही कुछ वैल्यूज थी, राइट, किलो जूल पर मोल में। और यहां से आपको पूछा जाएगा, क्वेश्चन क्या होगा, दिया ये है पर पूछा कुछ और है। पूछा उसने क्या है, क्वेश्चन बोलता है कि एलिमेंट X बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, कौन से ग्रुप का एलिमेंट है ये बताओ, ठीक है। यहीं पर मैं आपको, तभी मैं आपको ये बता रही हूँ, इसके बेस क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत सिंपल है, यहां से यहां तो हमने देखा E1 से 2 से 3 नॉर्मली बढ़ा है ना, 500 समथिंग से 1700 समथिंग, फिर 2700, इट्स ओके फाइन, पूछू। उसके बाद जो है सीधा वो 2700 से क्या हो गया, 11,580, जहां पे आपको दिखेगा सडन जंप, बहुत बड़ा लीप दिखेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू में, तो समझ जाना यहां तक सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो चुके हैं। यानी इसमें 1, 2, 3, इसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, इस एलिमेंट X में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। फोर्थ वाला जब रिमूव हो रहा है तो वो इनर शेल से हो रहा है, और यही इंफॉर्मेशन आपको ग्रुप तक पहुंचाएगी। अगर किसी एलिमेंट में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो एलिमेंट बेटा कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है पीरियोडिक टेबल में, तो वो बिलोंग करता है हमेशा टू द ग्रुप नंबर 13, और वही आपको बताना था। और एल्यूमिनियम भी आपका ग्रुप 13 का ही एलिमेंट है। सो इस ग्रुप के जितने एलिमेंट्स हैं उन सब में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जैसे बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। सो सब में होते हैं ग्रुप 13 के एलिमेंट्स में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो बस, सो मतलब क्या है, ये जो सडन जंप वाले क्वेश्चंस है आयनाइजेशन एंथैल्पी में, इससे आप ये जान सकते हो कि उस एलिमेंट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एंड हेंस आप उसका ग्रुप नंबर बता सकते हो। ट्विस्ट करके वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मैच करने को बोल सकता है ना, तो आपने वो वाली कॉन्फ़िगरेशन से मैच कर देना है जहां 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है।